हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष का हिंदी भाषा शिक्षण का पेपर। तो पेपर में जो पहला प्रश्न है वह है निम्नलिखित प्रत्येक उप प्रश्न के साथ 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर लिखिए। तो जो सही उत्तर है वह चुनकर हमें लिखना है। तो इसका पहला है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। यह परिभाषा दी है। तो यह परिभाषा किसने दी है? ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, यह परिभाषा दी है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, रायबर्न ने, स्वीट ने या वॉन हम्बोल्ट ने। तो इसका उत्तर होगा स्वीट ने। स्वीट ने यह परिभाषा दी है। इसके बाद दूसरा है श्रवणीय सामग्री सुनाकर उसका अर्थ ग्रहण कराना संबंधित है। श्रवणीय सामग्री सुनाकर उसका अर्थ ग्रहण कराना संबंधित है। तो किससे संबंधित है यह बताना है। लेखन कौशल से, सुनना कौशल से, बोलना कौशल से या पठन कौशल से। तो इसका उत्तर होगा सुनना कौशल से। इसके बाद अगला है मौन वाचन से आशय है। मौन वाचन से आशय है। तो इसके ऑप्शन है धीमे धीमे पढ़ना, सस्वर पढ़ना, बिना बोले पढ़ना या आदर्श उच्चारण वाचन। तो इसका उत्तर है बिना बोले पढ़ना, क्योंकि मौन वाचन है, मौन रहकर पढ़ा जाता है, मतलब बिना बोले पढ़ना। इसका जो चौथा है पाठ योजना के अंतर्गत प्रस्तावना के प्रश्नों का स्वरूप। तो प्रश्नों का स्वरूप कैसा होता है प्रस्तावना में जब हम पाठ योजना बनाते हैं तब? तो इसके ऑप्शन है सरल से कठिन की ओर, पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, जिज्ञासा उत्पादक हो या उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, पाठ योजना के अंतर्गत प्रस्तावना के प्रश्नों का स्वरूप जो है सरल से कठिन की ओर होता है, पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है और जिज्ञासा उत्पादक होता है। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला है व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली में छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते हैं। ठीक है, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली में छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते हैं। निगमन प्रणाली में, आगमन प्रणाली में, अ दोनों में या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा निगमन प्रणाली में। ठीक है, निगमन प्रणाली में छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर दूसरा है वह है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। इसमें पहला भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के धातु से हुई है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है? तो इसका उत्तर है भाष धातु से। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा भाष धातु से हुई है। इसके बाद दूसरा है अपने भावों एवं विचारों को शुद्ध व सार्थक शब्दों में प्रकट करना कहलाता है। अपने भावों एवं विचारों को शुद्ध व सार्थक शब्दों में प्रकट करना वाक्य कहलाता है। ठीक है, वाक्य होता है यह। इसके बाद समझने की क्षमता का मूल्यांकन पढ़ने के आता है। तो पढ़ने के कौशल में आता है, पढ़ने के कौशल में आता है। इसके बाद अगला है रामचरितमानस कामायनी साकेत प्रमुख है। तो ये प्रमुख महाकाव्य है, महाकाव्य है रामचरितमानस, कामायनी और साकेत। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो यहाँ जो प्रश्न दे रखे हैं इनके उत्तर हमें एक वाक्य में देने हैं। तो यहाँ प्रश्न है हिंदी के वर्ण कौन सी लिपि में लिखे जा सकते हैं? छात्र अपने अनुभव को सुनाता, इसमें कौन सा कौशल नहीं थे? इसके बाद तीसरा है ध्वनि साम्य विधि का एक उदाहरण दीजिए। चौथा है भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को किस नाम से जाना जाता है? और पांचवा है व्याकरण शब्दानुशासन है, यह वक्तव्य किसका है? तो इन प्रश्नों के उत्तर हम कॉपी में लिखकर तैयार करेंगे। इसका जो पहला प्रश्न था हिंदी के वर्ण कौन सी लिपि में लिखे जा सकते हैं? तो इसका उत्तर है हिंदी के वर्ण देवनागरी लिपि में लिखे जा सकते हैं। इसके बाद अगला है छात्र अपने अनुभव को सुनाता है, इसमें कौन सा कौशल नहीं थे?
छात्र अपने अनुभवों को सुनाता है, इसमें कौन सा कौशल नहीं थे? तो इसका उत्तर होगा बोलने का कौशल। के बाद जो अगला प्रश्न है, ध्वनि साम्य विधि का एक उदाहरण दीजिए। ध्वनि साम्य विधि का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है समान ध्वनि वाले शब्दों को कक्षा में लिखवाना और बोलना इस विधि का उदाहरण है। तो हमें यहाँ ध्वनि साम्य विधि का एक उदाहरण लिखना था। तो यह उदाहरण है समान ध्वनि वाले शब्दों को कक्षा में लिखवाना और बोलना इस विधि का उदाहरण है। इसके बाद अगला है, भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ्य योजना को किस नाम से जाना जाता है? भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ्य योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है शिक्षण की रूपरेखा या शिक्षण की योजना। ठीक है, इस नाम से जाना जाता है, शिक्षण की रूपरेखा या शिक्षण की योजना के नाम से। इसके बाद अगला है, व्याकरण शब्दानुशासन है, यह वक्तव्य किसका है? व्याकरण शब्दानुशासन है, यह वक्तव्य किसका है? तो इसका उत्तर होगा आचार्य हेमचंद्र का। आचार्य हेमचंद्र का यह वक्तव्य है। प्रश्न नंबर 3 के एक एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्नों को हमने तैयार कर लिया है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न चौथा, और यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न है यह। तो 2-2 नंबर के प्रश्नों के उत्तर भी हम कॉपी में लिखकर ही तैयार करेंगे, जिससे हम आसानी से समझ सके। तो प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ प्रश्न है, प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं? संवाद या वार्तालाप से क्या आशय है? वाचन मुद्रा से आप क्या समझते हैं? गद्य शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के सामान्य उद्देश्य बताइए, और आकलन का क्या अर्थ है? तो ये सारे ही 2-2 नंबर के प्रश्न है और इनके उत्तर हम कॉपी में तैयार करेंगे। प्रश्न नंबर चौथा है, प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है किसी राज्य के क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। किसी राज्य के क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। बाद 5वां प्रश्न है, संवाद या वार्तालाप से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है 2 लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। 2 लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, वाचन मुद्रा से आप क्या समझते हैं? वाचन मुद्रा से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है वाचन मुद्रा से आशय है बैठने या खड़े होने का ढंग, वाचन सामग्री हाथ में रखने का ढंग तथा भावानुसार हाथ, पैर, नेत्र आदि अन्य अंगों का संचालन। तो वाचन पढ़ने को ही कहते हैं। ठीक है, वाचन करना मतलब पढ़ना ही होता है। तो वाचन मुद्रा से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है वाचन मुद्रा से आशय है बैठने या खड़े होने का ढंग, वाचन सामग्री हाथ में रखने का ढंग तथा भावानुसार हाथ, पैर, नेत्र आदि अन्य अंगों का संचालन। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। गद्य शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो इसका उत्तर है भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। गद्य शिक्षण का पहला उद्देश्य हमने यहाँ लिखा है भाषा के प्रति रुचि जागृत करना, और दूसरा शुद्ध वाचन की योग्यता प्राप्त करना। तो गद्य शिक्षण के 2 उद्देश्य हो जाएंगे भाषा के प्रति रुचि जागृत करना और शुद्ध वाचन की योग्यता प्राप्त करना। इसके बाद अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के सामान्य उद्देश्य बताइए। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के सामान्य उद्देश्य बताइए। तो इसका उत्तर है पहला उद्देश्य हम लिखेंगे बच्चे भाषा के मौखिक व लिखित स्वरूप को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। बच्चे भाषा के मौखिक व लिखित स्वरूप को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। और दूसरा हम लिखेंगे बच्चों के भाषाई ज्ञान कौशल का विकास करना। बच्चों के भाषाई ज्ञान कौशल का विकास करना। इसके बाद अगला प्रश्न है, आकलन का क्या अर्थ है? आकलन का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है भाषा शिक्षण में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना आकलन है। भाषा शिक्षण में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना आकलन है। इस प्रकार से हमने 2-2 नंबर के प्रश्नों की तैयारी कर ली है। अब हम 3 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रश्न है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्पष्ट करने के लिए अपने विचार लिखिए अथवा हिंदी भाषा का साहित्यिक महत्व बताइए। तो ये 3 नंबर का प्रश्न है।
अगला जो 3 नंबर वाला प्रश्न है, कक्ष वार्तालाप के आयोजन में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? कक्ष वार्तालाप के आयोजन में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? और इसके अथवा में है, हिंदी भाषा के अंतर्गत भाषाई कौशलों का परिचय दीजिए। हिंदी भाषा के अंतर्गत भाषाई कौशलों का परिचय दीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, जो कि 3 नंबर का प्रश्न है, भाषा शिक्षण में सुलेख का महत्व लिखिए। भाषा शिक्षण में सुलेख का महत्व लिखिए। इसके अथवा में है, पढ़ते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पढ़ते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसके बाद जो अगला 3 नंबर का प्रश्न है, पद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। और इसके अथवा में है, भाषा की कक्षाओं की मासिक योजना को स्पष्ट कीजिए। भाषा की कक्षाओं की मासिक योजना को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न है, बोलने के कौशल से क्या आशय है? हिंदी भाषा की कक्षा में बोलने के कौशल के विकास की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। बोलने के कौशल से क्या आशय है? हिंदी भाषा की कक्षा में बोलने के कौशल के विकास की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में है, कविता शिक्षण का क्या महत्व है? कविता द्वारा छात्रों को आप भाषा के प्रति रुचि किस प्रकार उत्पन्न करेंगे? कविता शिक्षण का क्या महत्व है? कविता द्वारा छात्रों में आप भाषा के प्रति रुचि किस प्रकार उत्पन्न करेंगे? इसके बाद अगला जो प्रश्न है 5 नंबर का है, राजभाषा के अंतर्गत हिंदी भाषा को माध्यम संपर्क भाषा के रूप में समझाइए। और इसके अथवा में है, हिंदी भाषा के मानक स्वरूप पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न यह भी 5 नंबर का है, बच्चों को पढ़ने की क्षमता का विकास करने के लिए पठन के विभिन्न रूपों के उपयोग को समझाइए। और इसके अथवा में है, भाषा शिक्षण में लेखन कौशल के महत्व को संक्षिप्त में समझाइए। इसके बाद जो अगला प्रश्न है यह भी 5 नंबर का है, गद्य एवं पद्य शिक्षण में मुख्य अंतर क्या है लिखिए। और इसके अथवा में है, वार्षिक योजना क्या होती है? इसके निर्माण के चरण बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए व्याकरण के पाठ्यक्रम के स्वरूप को किस प्रकार निर्धारित किया गया है? स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा में है, व्याकरण शिक्षण के कौन कौन से पाठ रूप होते हैं? विस्तृत वर्णन कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का अर्थ बताइए। मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। मूल्यांकन का अर्थ बताइए और मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। और इसके अथवा में है, योगात्मक मूल्यांकन से क्या आशय है? इसमें कौन कौन सी विशेषताएं निहित होती है? स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से हमने हिंदी भाषा शिक्षण का जो पेपर है वह देख लिया है। एक मॉडल पेपर है और इसी तरह का पेपर आपके एग्जाम में आएगा। इस पेपर में से भी अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और इसके साथ ही चैनल पर शिक्षक भर्ती परीक्षा की संपूर्ण तैयारी हो रही है। यदि आपको इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।